परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी बदौलत इस शोषित वंचित समाज को बोलने का, सुनने का, घूमने का, बैठने का, सम्मान से जीने का, पढ़ने का, तमाम तरह के जो अधिकार हैं मिले। उन्होंने संविधान में सारे अधिकार दिए। एक और रहबर आए, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्य साहब श्री काशीराम, जिनका कल परिनिर्वाण दिवस था। संत थे वो, संत समझते हैं? संत थे वो, कुछ लेके नहीं गए आप लोगों से। किसी से कुछ लेके गए हो तो मुझे बताना, मैं पुस्तक कर्जा उतार दूं। देके बहुत कुछ गए, देके गए कि एक से एक तमाम जो है ऐसे नेता देखे गए जो कौम के लिए समर्पित और लड़ते हैं। दुनिया में आप कहीं जाइएगा मिलेंगे आपको। हम लोग घूमते हैं पूरी दुनिया में, हमें मिलते हैं। हम देश के किसी कोने में जाते हैं, आखिरी जगह जहाँ की बोली आप नहीं जानते, जहाँ का खान पीन आपको समझ में नहीं आएगा, रहन सहन समझ में नहीं आएगा, वहां मान्यवर काशीराम साहब समझ में आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतिहास में कोई कोई करके जाता है। हमने भी बाबा साहब को मान्यवर काशीराम साहब के बाद जाना, जब काशीराम साहब ने सब लोगों को बताया कि बाबा साहब कौन, समझ रहे? देखिए 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आंदोलन चल रहा है। मैं पहले उन 3 मुद्दों को आपके सामने रख दूं, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी मैं अपने दिल की बात रखूंगा, मैं आपसे कुछ ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। पहला मामला है जिससे पूरे देश में आक्रोश है, वो आक्रोश है हाथरस में हमारी बहन के साथ जो हुआ और उसके बाद जो किया गया। मतलब एक घटना हुई जो अपराधियों द्वारा की गई, उसके बाद जो सरकार का रोल रहा वो, उसकी बात करेंगे। एक दूसरा बड़ा मामला यहाँ किसानों का चल रहा है, उसमें भी पूरे देश में बड़ा मामला है। अन्नदाता बहुत जरूरी है, अन्नदाता देश की रीढ़ है, अगर उसको नुकसान होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। और तीसरा बड़ा मामला जो पंजाब का है, ये दोनों मामले राष्ट्रीय मामले हैं, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। लेकिन पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एक बड़ा मामला है जो छात्रों से जुड़ा हुआ है, जिसका वादा भी किया था सरकार ने आने से पहले मैनिफेस्टो में, मुझे कल बताया गया। मैंने देखा कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे, लेकिन करना वरना नहीं, क्योंकि नियत नहीं है, समझ रहे? हर काम के पीछे नियत होती है। सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी है, उनकी नियत नहीं है न्याय देने की। अब मैं एक मिनट सब पे बात कर लेता हूँ। पहली बात हाथरस की, हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो हाथरस में हुआ उसके बाद जो सरकार को और सिस्टम को करना चाहे था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किया क्या? उनको चाहिए था न्याय देना, सबूत इकट्ठा करना। क्योंकि हम लोग वहां मौजूद थे, मैं और हिमांशु वाल्मीकि जी वहां परमानेंट मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए सबूत मिटाए, मीडिया को बैन किया, पीड़ित परिवार को पीटा, दबाया, धमकाने का काम किया अधिकारी कर्मचारियों ने, और अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हो गई, सिस्टम खड़ा हो गया, तो लोगों को बाहर निकलना पड़ा। सब जिम्मेदार समझदार लोग हैं। ये तो वो मामला है जो आपको पता लग गया। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे, इस देश में हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, समझ रहे? 10 घटनाएं रोज होती हैं ऐसी दर्दनाक। आपको एक का पता लगा, आपको तकलीफ हुई, आप रोड पे आ गए, समझ रहे? 10 होती है। ये मैं जिस कौम में जन्मा उसकी बात बता रहा हूं, दलितों को। बाकी अगर ओवरऑल देखोगे तो पता लगेगा कि 25-30 होती है। ये कैसा देश है और यहाँ लोग कैसी सोच, मतलब आप इस देश में, इस प्रदेश में, जो देश के सारे प्रदेश हैं, क्या बहन बेटी को रात को 10-11 बजे के बाद निकलने की आजादी दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो क्या चैन से घर में सो सकते हैं? कैसी सोच है? और वो सोच तब जब हर घर में बहन बेटी है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें बहन बेटी ना हो। और फिर भी ऐसी सोच। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर थे, हमारे क्या थे? डॉक्टर। जड़ से इलाज करते थे। रानी का पेट काट चलाऊं, अब राजा वो बनेगा जिसे आप वोट देंगे, समझ रहे? रोज धरने प्रदर्शन से, सड़कों पे आने से मुझे नहीं लगता कि आपकी बीमारी कट जाएगी,
समझ रहे? जब मानवतावादी, समानतावादी और संतों महापुरुषों की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जब सत्ता में बैठेंगे, तब मुझे लगता है कुछ परिवर्तन होगा। समझ रहे? मैं एक और कहानी दोहरा देता। ऐसा नहीं कि सभी पार्टियों में महिला नेत्री नहीं है, महिला नेताएं भी है। हमारे पास बहुत सारी महिला एमपी भी है देश के अंदर, बोली तो नहीं है ना। हम पे 131 एमपी हैं SC ST के, दलित समाज के हैं, शेड्यूल ट्राइब समाज के हैं, और हम पे तमाम पार्टियों में नेता है। बीजेपी में भी नेता है, जहां की सरकार ने किया। समझ रहे? बोले नहीं ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुलामी। जब आदमी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाए कि वो अपनी कौम को भी बर्बाद होते देखते, सोचना पड़ेगा। जो लोग आपकी बहन बेटी को सम्मान नहीं दे सकते, मरने के बाद भी, जिंदा रहते नहीं, मरने के बाद भी उसका चरित्र रन करवाते हैं मीडिया से, वो लोग आपकी क्या वैल्यू लगाते रहेंगे जिंदा रहते? बताइए। हमारे लोग भले आंखों में पट्टी बांध ले, कभी कभी ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब चंगा से, कुछ भी चंगा से। समझ रहे? आज अगर नहीं बोले तो कल कुछ बोलने लायक रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात किसानों की। देखिए, पूरे देश में विरोध। अभी हमारे मजबूत नेता सिंगाराम शुक्ला जी मुझसे अभी यही खड़े कह रहे थे, और मुझसे ये बलबीर गर्चा जी रास्ते में कह रहे थे जी लोकतंत्र है। मैं कह रहा हूं कहां लोकतंत्र है, मुझे कोई पता है? भाई लोकतंत्र में तो वो होता है जो जनता चाहती है, होता ही नहीं होता। किसानों ने मना किया कि हमें ये अध्यादेश नहीं चाहिए, ये हमें पूंजीपतियों के गुलाम बना देंगे। सरकार ने क्या कहा? मार्शल लगाए और अध्यादेश लागू करा दिया, उसको कानून बना दिया। तो यानी कि लोकतंत्र तो नहीं है। अब इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार ने कुछ बदला? नहीं बदला ना। जब तक हम जाके प्राइम मिनिस्टर का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, उसके घर के बाहर नहीं बैठेंगे ना दिल्ली में। जैसे गुरु घर वाले आंदोलन में आप लोगों ने आके खटखटाया था ना, वही सुप्रीम कोर्ट है ना जो नहीं झुकता है। देखा नहीं देखा आपने झुकते हुए? समझ रहे? बिना कुर्बानी दिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बिना कुर्बानी दिए कुछ मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। तो इनको दिल्ली जाना पड़ेगा और इनकी सपोर्ट में देश के लोग खड़ा होना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि वो जो प्रधानमंत्री जो कहता है 56 इंच का सीना है, समझ रहे? वो घुटनों के बल झुक के आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आप जनता हैं, आप मालिक हैं, और देश में लोकतंत्र में वही होगा जो आप चाहेंगे। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात बची, प्राइवेट स्कूल क्यों खोले गए पता है आपको? सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को क्यों इधर उधर परेशान किया जाता है, उनकी ड्यूटियां लगाई, जबकि उनका काम है देश राष्ट्र का निर्माण करना। क्योंकि जो बच्चा यहां से पढ़ के बड़ा होकर जाएगा वो राष्ट्र की तरक्की के लिए हिस्सेदारी करेगा। प्राइवेट इसलिए खोले गए, सरकारी स्कूल इसलिए बंद किए गए क्योंकि अमीरों का काम चलता रहे। प्राइवेट में फीस देखिए, सरकारी में फीस देखिए। अब ये आपकी मांगों को इसलिए नहीं मानते, इनको पता है कि आप 2-4 दिन मांग करते हैं। जब सही समय आता है, जब इनको सही आईना दिखाना होता है सरकार को, तब आप भूल जाते हैं, फिर आप गलतियां करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि बड़ा नुकसान होता है। जब हम वहां सेंटर की सरकार को झुका सकते हैं तो इस सरकार की तो औकात ही क्या है? समझ रहे नहीं समझ रहे? आप मन बना लीजिए, आप बताइए। मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा अगर आपके काम नहीं होंगे, ये बात मुख्यमंत्री को समझनी पड़ेगी। पंजाब की धरती में बल है, पंजाब की धरती में जुनून है, और मैं पंजाब इसलिए आता हूं कि जब मैं देख लेता हूं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लड़ना। मैं चाहता तो हाथरस वाले मामले में भारत बंद करके दिखा देता आप लोगों के सहयोग से। इतनी हिम्मत ताकत आप लोगों ने मुझे बख्शी, लेकिन मैं देख रहा था कि कोई और भी है जो जिसका दर्द मेरे जैसा, जिसको महसूस होता हो कि जो वहां हुआ है वो उस बहन के साथ नहीं और पूरे समाज के साथ हुआ है, उसकी लड़ाई समाज को लड़नी है। तो मैं इंतजार कर रहा था। अब मैं यहाँ आया हूँ। कल मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उनका दिन था। मैं उनके घर गया, नतमस्तक हुआ, संकल्प लिया, कुछ काम निपटाया। आज मैं भगवान वाल्मीकि की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ कल रात में डेरे गया था, सचिन बल्ला और जोड़े जी महाराज के जो हमारे डेरे उनके यहाँ गया था।
संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अब मैं भगवान वाल्मीकि तीरथ जा रहा हूँ, मेरा वही मन था, मुझे नहीं पता 10 तारीख में आंदोलन, पता लगा तो मैंने सोचा मैं भी शरीक हो जाऊं, होना भी चाहिए, हमारा काम ही है। एक सवाल आप लोगों के लिए, गुलामों का कभी राज नहीं होता, समझ रहे? जिनकी सत्ता नहीं होती उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ती है, सब लोगों ने बताया। उनके साथ अत्याचार भी होते हैं, उनको धमकाया भी जाता है, उनको डांटा भी जाता है, उनके अधिकार भी छीने जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। किनके साथ? जो गुलाम होते हैं। आप अपने गिरवान में झांक के देखोगे आप गुलाम हो या शासक हो, ये आप तय करें। मेरी तो एक ही विनती है आप लोगों से, यहां बहुत सारे भाईचारे बैठे हैं यार, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि अगर अलग अलग होके कुछ हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि समय आ गया है अपने निजी स्वार्थ खत्म करके एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का, तो तुम पे आखिरी मौका। जो भाईचारे हैं, सरकार ने तुम्हें इतने टुकड़े फूट डाली हैं, अलग अलग बना के, जातियां तुमने नहीं बनाई, समझ रहे हो? तुमने तो नहीं बनाई जातियां, तुम्हें तो अधिकार नहीं थे। बाबा साहब ने कुछ रोकथाम करके तुम्हें इकट्ठा किया। अगर तुम अब भी इकट्ठा नहीं हो तो मैं गारंटी देता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि ये हर घर में होगा, समझ रहे हो? आखिरी मौका है आप लोगों को। चाहे तो स्वार्थ में रह के अपनी जाति को सर पर रख के अलग अलग घूमते रहो, और चाहे मान्यवर काशीराम साहब के दिखाए रास्ते में कि इकट्ठा कैसे होना है, सारे बहुजन 85% लोग एकजुट हो जाओ। और अगर तुम ये सोच बैठे हो कि नहीं, दूसरे के घर में रह के अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें न्याय मिल जाएगा, तुम्हें अधिकार मिल जाएगा, तो भैया मेरी बात सुनो, जब से राजनीति शुरू हुई है, जब देश आजाद भी नहीं था तो तब भी यहाँ कांग्रेस बीजेपी जनसंघ वगैरह तब भी यही थी, समझ रहे? अगर इन्होंने तुम्हारा भला किया होता तो मुझे लग रहा है कि फिर मान्यवर काशीराम साहब को इतना समर्पण करके आप लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं थी। देखो, फैसला आपका है, काम आपका है, आगे बढ़ाना है या गुलाम बन के पीछे खड़े रहना, ये आपको फैसला लेना है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, आप मालिक हैं, हम आपके परिवार का एक हिस्सा हैं। जैसा मैंने कहा कि मीडिया सारे मामलों को तो नहीं दिखाती, समझ रहे? एक आधा जो हाईलाइटेड हो जाता है उसको दिखाती, और हम भी इंसान है, सब जगह नहीं जा सकते, तो हमने यूनिटें बनाई इसलिए कि न्याय की आवाज कमजोर ना पड़े। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई, आप चाहते हैं कि यही चलता रहे या ये बंद हो? मेरी बीबियां बैठी, क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से हमारी बहनों का चरित्र हनन और उनका जो है ये अपमान किया जाता रहे इस देश में? तकलीफ नहीं होती क्या? जिस्म जो है छन्नी नहीं होता जब ये सब चीजें सुनते हैं? क्या अंदर तक जो है जख्म नहीं होते? जानवर में और इंसान में एक छोटा सा फर्क है कि जानवर अपना दुख किसी को बता नहीं सकता बोल के, इंसान बता सकता है। मुझे नहीं, अब हम जानवर नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बेहतर है। और बाकी हमारा काम जो है हम उसे जानते हैं, पूरे देश में कहीं कुछ होगा वो कोई मामला आप बेहतर जानते हैं, चाहे 2 अप्रैल का हो, चाहे वो 23 फरवरी का भारत बंद का जिसमें आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया था यहाँ पे, चाहे वो गुरु घर को बचाने का आंदोलन हो, चाहे वो मुस्लिम भाइयों के लिए जमा मस्जिद का आंदोलन हो। देखो भाई, ये जो शरीर है ना, ये समाज के नाम समर्पित किया, और मान्यवर काशीराम साहब को गुरु इसलिए माना, बहुत नेता है क्योंकि उनके जैसा कोई नजर नहीं आता, तो उनके सिद्धांतों पर चलना फिर कुछ नजर नहीं आता, समझ रहे? जब तक मैं हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, कहीं भी अन्याय होगा मुझ तक खबर आएगी मैं चैन से नहीं सोऊंगा और ना सोने दूंगा अपनी जो टीम है उसकी। समाज की जिम्मेदारी है कि वो सपोर्ट करे। भाई क्या मेरा भी तो हक बैठता है, मुझे एक मौका मिले, क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं बताइए क्या कर सकता हूँ? जैसे अभी नारायण सुगड़ा जी कर रहे हैं कि सड़क के बाहर खड़े हो गए, हम क्या कर सकते हैं बताइए? जब कोई घटना हो जाएगी हम क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करके न्याय दिलाएंगे। लेकिन आपको बाबा साहब ने ताकत बख्शी है कि ऐसा कानून भी बन सकता है, इस घटना करने से पहले जालिम 1000 बार सोचेगा कि देख कुर्सी पे कौन बैठा है,
समझ रहे नहीं समझ रहे? कब तक हम लोग जो हैं दूसरों के पीछे खड़े होकर गुलामी करते रहेंगे? गुलाम गुलाम होता है, गुलाम मालिक थोड़ा ही होता है। रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने संतों महापुरुषों की बहुत बातें करते हैं, उनके तमाम वाणियों को पढ़ते हैं, चलेगा कब उसमें भाई? अपने जीवन में तो चलते बीबी, अपने पूरे जीवन में तो चलना नहीं, मंचों से खड़े होकर बड़े बड़े नारे, मंचों से खड़े होकर बड़ी बड़ी वाणियां पढ़नी, लेकिन चलना नहीं है। चलेगा कोई और? मैं तो बस सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लिए पैसे, मेरे लिए बंगला, मेरे लिए गाड़ी, बस मुझे इकट्ठा करना है, बस ये सोच है। इस सोच से बताइए समाज कैसे बदल जाएगा? ये पैसा और ये तो दलाली से भी इकट्ठा हो सकता है, ये पैसा तो गुलामी करके भी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको याद करे हमारे रहबरों की तरह, तो उसके लिए फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। आप यहाँ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी है, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बीबियां भी है, गुलाम है आप लोग, गुलाम। आज मान लो चाहे घर पे जाके अपना इतिहास टटोल के देख लो कि गुलाम हो या नहीं, और मैं गुलाम नहीं हो सकता। सम्मान से जियाऊं, जीवन के आखिरी क्षण तक सम्मान से जीऊंगा, ये आपको वचन देता हूं। ये चौक हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, देश हमारा है। अगर आपने साथ दिया तो इतिहास बदल के दिखाएंगे, जैसा बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बदल सकती। अगर आपने साथ दिया तो बदल के दिखाएंगे इतिहास, और अगर आपने साथ नहीं दिया तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं करते, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन झुकने देंगे। समाज का सम्मान की बात आप याद रखें। सत श्री अकाल। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत। यहाँ ये हमारे रहबरों की धरती है। जब बहुत तकलीफ हो जाती है ना, तब यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से ताकत मिलती है, आ जाते हो ताकत इकट्ठा करने। लड़ाई बहुत लंबी है। तो बाबा साहब को नहीं देख पाया, काशीराम साहब को देख। आप सब लोगों का मंगल हो, संतों महापुरुषों की कृपा आप पे बनी रहे, मालिक आपको सबको चढ़ती कला रखे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लड़ रहे हैं, आपकी इस ताकत से हमें वहां भी बल मिल रहा है, और पूरे देश दुनिया को बल मिल रहा है। हमें हर घटना को हाथरस की तरह उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि न्याय जब मिलने लगेगा तो अन्याय कमजोर पड़ जाएगा। अगर हम जाति देखकर या ये देखकर फायदा नुकसान देखकर उठाएंगे तो खराब हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर देश की तमाम महिलाओं के लिए, वो किसी जाति धर्म की होगी, उन्होंने इस्तीफा दिया हिंदू कोड बिल पे, महिलाओं के अधिकारों के लिए। अगर आप उस समय का ध्यान देखेंगे तो हमारे समाज की महिलाओं में तो हमारे लोगों में संपत्ति नहीं थी उस समय, समझ रहे? हमें जो कुछ मिला वो संविधान से मिला, लेकिन संविधान लागू होते नहीं मिला। फिर हमारे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो 10-20 साल लगे। ये जो हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, वो देश की तमाम महिलाओं को, क्योंकि मैंने क्या कहा, डॉक्टर थे वो फर्क नहीं करते थे। इस देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी है, उनको सिर्फ हवस का सामान समझा जाता है, उनको सिर्फ वस्तु समझा जाता है आज तक, क्योंकि उसी से पैदा होते हैं। ये जो जानवर भेड़िए है ना, ये भी माँ की कोख से जन्म लेते हैं। जो जुल्म जाति करते हैं दूसरे की बहन बेटियों पे, हमने नहीं बदलने का सोचा है। हमने नहीं बदलने का सोचा, इसलिए कह रहा हूं कि जड़ से खत्म करना पड़ेगा। बहन बेटी से एक बार लड़के से भी सवाल कीजिए ना, हमेशा बहनों से सवाल क्यों करते हैं? कभी उससे भी सवाल कीजिए जिसको आप बेटा कहते हैं, तू क्या कर रहा है? उसे पूछना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए ना तेरी क्या जिम्मेदारी है। नहीं ये सवाल पैदा होगा ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं बदल सकते। और हर आदमी दूसरे को ना बदले, पहले अपने आप को बदले, अपने घर में बदले, समाज बदल जाएगा। हम क्या बदलते हैं कि दूसरे के बच्चों कहते हैं कि तेरा बच्चा खराब चल रहा है। कभी अपने को बराबर बिठा के पूछा तुमने कि भाई तेरा कैसा चल रहा है? समझ रहे ना, कमी हम में है, दूसरों में ढूंढते हैं। इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। मैं
शहद नहीं पिला सकता आप लोगों को, मेरे पास नहीं है सर। मैं तो नीम की तरह कड़वा हूँ, सच बात कहता हूँ। अब समझ जाओगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात अब देर करोगे तो सरकार अपने आप इलाज कर देगी। आप पहले से जाओ। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।